हार वस्तु के विवरः। आहार का अभिप्राय होता है आभूषण, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, अलंकार। अब देखिए, एक बार अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि ये तो कपड़े हैं, ये तो कुंडल है, ये ज्वेलरी है, इनको अभिनय क्यों कह रहे हैं? प्रश्न है लाजमी कि नहीं? भाई अभिनय तो एक्टर बॉडी से कर रहा है, वॉइस से कर रहा है, माइंड से कर रहा है। ये कपड़ों को, जीन्स टी शर्ट को, या मैंने राजा का कुछ पहन लिया, उसको अभिनय क्यों कह रहे हैं? दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो तो अन्य तत्व हैं जो वो कर रहे हैं। उसको देखिए, अभिनय इसलिए कहते हैं। अगर मैं आपके सामने इस समय खड़ा हुआ हूँ पैंट शर्ट पहने, और मैं एक राजा का कॉस्ट्यूम पहन के आ जाऊँ, टोपी लगी है, कॉस्ट्यूम पहना है, यहाँ तौलिया ली है, और ऐसे खड़ा हो जाऊँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राजा बोलेंगे कि नहीं? क्यों? जब तक चाहे मैं अभिनय करूं या ना करूं, मंच पे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आपकी नजर में मैं क्या? अगर मैं भिखारी के कपड़े पहन के जाऊं, फटे चिटे और वो लगा लिया, और बाल वाल मेरे खड़े हैं, और काजल वाजल यहाँ पोत लिया, अल्लाह के नाम से देखे जब आप, तो क्या लगूंगा मैं? लेकिन मैंने तो कोई अभिनय नहीं किया। तो कॉस्ट्यूम पहनने से लेके उतारने तक, भले ही आप मंच पर हो या ना हो, वो आपको आधा चरित्र तो वैसे ही दे देता है। इस कारण उसको हमने अभिनय की श्रेणी में रखा, विद्वान। इस कारण आहार को हम अभिनय कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आहार के 4 प्रकार है। मालूम है किसी को? नहीं मालूम? लिखिए, लिखिए, महत्वपूर्ण चीजें। आंगिक अभिनय तो इसलिए लिख लोगे क्योंकि वो तुम्हारे डांस से रिलेटेड है। आहार लिखिए। पहला पॉइंट आहार का, पुष्ट, पुष्ट, जल्दी लिख लीजिए। दूसरा अलंकार। अरे मोबाइल बहुत खराब चीज है, आप सब रिकॉर्डिंग में लगे हैं कि घर पे कर लेंगे। हमारे सारे बच्चे भी यही सोचते हैं, घर पे पढ़ेंगे, घर कभी नहीं आता ना, वो कभी मोबाइल उठता है, तो वहीं के वहीं रिकॉर्डिंग डाटा में सेव हो जाती है। और आपने अपनी बुद्धि से ज्यादा मोबाइल की बुद्धि बढ़ा ली। आजकल हम छोटे छोटे कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण, क्योंकि मोबाइल का डाटा बढ़ रहा है। पहला पुष्ट, अलंकार, तीसरा अंग संरचना, और चौथा सजी। 4 हो गए, पुष्ट, अलंकार, अंग संरचना और सजी। पुष्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, लिख लीजिए सामने। पुष्ट का मतलब प्रॉपर्टी। सामने आप नाटक कर रहे हैं, और नाटक के दौरान जो चीजें आप इस्तेमाल करते हो, जैसे आप युद्ध का कौशल कर रहे हैं, तो युद्ध के लिए आप लाठी और ढाल लेके आएंगे, या आप बूढ़े का किरदार कर रहे हैं तो डंडा लेके आ जाएंगे, या आप भिखारी का कर रहे हैं तो माला लेके आ गए। ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सब काय में आएगी? पुष्ट। अगर आप ना उधर भूल जाओ पेपर में कि पुष्ट लिखना क्या है, तो आप सिंपल लिखना प्रॉपर्टी। दूसरा है अलंकार। क्या है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ये पहनने वाले आभूषण नहीं, कॉस्ट्यूम भी, जो कपड़े पहने हो वो सब, उसके बाद जो ज्वेलरी पहने हो, कुंडल पहने हो, ये आपने गहना वहना लगा रखा है, वो सब अलंकार। क्लियर? पुष्ट मतलब प्रॉपर्टी, दूसरा अलंकार, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी। अगर भूल जाओ तो सेकंड लिखना कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी। एंड थर्ड नंबर मेकअप, अंग संरचना, अंग की संरचना। अगर आप सुंदर है, सब सुंदर है, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां, बहुत सारी सुंदर, लेकिन और ज्यादा सुंदर लगना है तो क्या करते हैं? थोड़ा बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगा लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, क्या करते हैं उसको, हाँ, फिर आंखों पे थोड़ा लगा दिया। और सुंदर बनना है तो बिंदी बिंदी ये सब बिल्कुल सजो श्रृंगार कर दिया। यही है कि नहीं? अगर धोखे से आपकी यहाँ कटा है तो उसको छिपाना है सुंदरता के लिए, तो क्या करेंगे? जैसे दीवारों में पुट्टी से भर देते हैं, इसी तरह से आप बेस से भर देंगे यहाँ पर, और फिर इसको कर देंगे। तो ये अंग संरचना है, अंग की। लेकिन नाटक में एक और चीज होता है, आप तो सुंदर है तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन कई बार नाटक में इस्तेमाल करना है विद्रूप, मतलब सुंदर हो लेकिन हमें सुंदर नहीं, आपको चुड़ैल बनाना, या आपको भिखारी बनाना है, या आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? यहाँ कटा, पिटा, फोड़ा, ये सब बनाएंगे। होता है कि नहीं? आप घुंसी उंसी बना दी और ये कर दिया, ये सब अंग की संरचना है। तो इसको हम सरल भाषा में कहो तो आप कह सकते हो मेकअप। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी, एंड थर्ड मेकअप, एंड चौथा सजीव। अब सजीव नाम से डरो मत, सजीव का अर्थ होता है नाटक में द्विपदीय या चतुष्पदीय जानवरों को हम नहीं ला सकते, 2 पैर वाले या 4 पैर जानवर नहीं आते। जैसे
एक कोई नाटक आप कर रहे हो जिसमें गाय है, भैंस है, बकरा है, मुर्गा है या शेर है, अगर आप उसका प्रदर्शन करवाओगे, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ग्वालियर में ही एक रंगकर्मी थे, आपको शायद मैंने दिया है, पहले भी बताया। तो नाटक में इस्तेमाल कहते हैं कि आप ओरिजिनल चीज ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। फिल्मों में हो सकता है, फिल्मों में क्या है, आप सीन ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है तो आप दूर से कैमरा लगा सकते हो, और नहीं करा तो कहीं का शॉट ले लिया और कहीं से जोड़ दिया, तो वो आपको चीटिंग कर लेते हैं। मैं जजमेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, कॉमेडी नाइट विद कपिल हो, या आपका कॉमेडी के सुपरस्टार पे आप बैठे हो, या इंडिया गॉट टैलेंट में आप बैठे हो, जजमेंट की कुर्सी पे, ऊपर तक आपका इतना स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे आप हाफ चड्डे में बैठे हो, कौन दिख रहा है? कैमरा नहीं दिखा रहा, कैमरा वही चीज दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता। लेकिन नाटक ऐसा नहीं है। नाटक में 10 लड़कियां डांस कर रही हैं और एक लड़की मेरी बहन है, तो मैं तो उसको देखूंगा, मेरे को पता नहीं है बगल में मेन हीरोइन कौन है, नहीं देखता। ऐसा ही है कि नहीं? तो डांस, नृत्य, नाटक में ये होता है, दर्शक स्वतंत्र होता है कि उसको क्या देखना है या क्या देखना चाह रहा है। तो हमको बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। बहरहाल क्या है कि नाटक में 2 पैर वाले या 4 पैर वाले जानवर नहीं ला सकते। एक बार ग्वालियर में एक बड़े रंगकर्मी थे, वो थोड़ा यथार्थवाद से बहुत प्रभावित थे, रियलिस्टिक, मतलब हर कुछ रियल हो नाटक में। तो उनके नाटक में एक गाय थी, मतलब गाय वाला नाटक कर रहे थे। तो वो गाय वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भैया नाटक के लिए गाय चाहिए है, आप दे दीजिए। क्या करोगे? कहीं कुछ नहीं, बांधना है, चारा वारा खाती रहेगी, फिर हम आपको शाम को नाटक के 2 घंटे बाद वापस कर देंगे। तो गाय दी दुधारू, बोले नहीं यार गाय वाय नहीं देंगे, क्या पता तुम दूध निकाल दो। कहीं काम कीजिए, बछड़ा बगल में बंधा था, बछड़ा ले जाए, यहाँ बछड़ा ले जाओ, बछड़े का हमारा भी कोई काम नहीं है। तो कहते हैं बात हुई, बार्गेनिंग हुई पैसे की, तो कहीं गाय के 500 रुपये लेते, बछड़े के 250, तो कहा 200 दे देना। चल, अब 200 में वो बछड़ा ले आए। अब बढ़िया बछड़ा बांध दिया, घास वास रख दी, लाइट वाइट बंद, पूरा अपने सब सिस्टम, और नाटक शुरू होने वाला है। और जैसे ही नाटक शुरू हुआ, लाइट पड़ी, एक्टर आए, और जैसे ही साउंड आया, सारी एक्टिंग बछड़े ने की। एक्टर का आता ही पता नहीं था, और छल कूद उसने तो पूरा मंच पर तांडव मचा दिया। लास्ट से सब साइड में था, सिर्फ तांडव चल रहा था। तो नाटक का बट्टा बैठ गया कि नहीं? तो एक गाय के कारण, एक यथार्थ के चक्कर में खत्म हो गया। इसी तरह से एक नाटक और है, एक सीन है नाटक में, एक बलवंत गार्गी पंजाब के बहुत बड़े राइटर हैं, और नाटक में सीन ये था कि पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, और तोते से वो करुण वाला सीन है, सैड है, पीछे से बांसुरी चल रही है और सैड का एक राग चल रहा है, और वो बात कर रही है उससे, और कहती तुम कितने वो हो और तुमने ये खो दिया, और वो सैड की बातें चल रही है। इतने में वो उंगली पास में रखती है और तोता उसकी उंगली काट लेता, और वो चीखती एकदम। पूरा कॉमेडी जो वो ट्रेजेडी जो सीन था वो कॉमेडी में बनेगा। नाटक का भट्टा बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो नाटक में यथार्थ की जो चीजें हैं, जानवर हैं, उनको लाना वर्जित है। अगर सोचिए आप भरत का नाटक कर रहे हैं, भरत हमारे राजा जो बचपन में शेर के दांत गिन रहे थे, अब छोटा शेर ले आओ, अब वो उससे कहो बेटा दांत गिनो, है तो भरत तो है नहीं, है तो वो एक्टर ही। अब वो एक्टर गिन रहा था, फिर बाकी काम तो शेर ही करेगा। तो इस कारण से नाटक में 2 पैर वाले या 4 पैर वाले जानवरों का प्रवेश वर्जित है। उनके स्थान पर आप मुखौटे का इस्तेमाल कीजिए। तो सजीव का अर्थ क्या होता है? मुखौटे या मास्क। तो आप देखिए, आहार अभिनय के 4 प्रकार, प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, थर्ड मेकअप, एंड चौथा मास्क। क्लियर? बहुत ज्यादा हो गया, लास्ट हम अभिनय तक ही रहेंगे। चलिए चौथा ये महत्वपूर्ण चीज है भैया, ये आपके डांस 1000 mg का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। साल भर आप ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी गोलियां खाते होंगे। अब एकदम हिमांशु सर आए हैं और मंत्र फेंक फेंक के मार रहे हैं और सिखा सिखा के, और कह रहे मर गए आप। तो कोई बात नहीं, इस समय आप एक बढ़िया काम कीजिए। जुगाली वाले जानवर होते हैं, उनकी तरह डाटा लीजिए और बाद में फिर जुगाली करना। तो डाटा ले लीजिए, आपके पास बहुत ज्ञान आ जाएगा, उसको फिर छांटते रहिएगा, 6 महीने काम आएगा। मैं जानता हूँ बहुत हैवी चीजें हैं, इतने एक्टिव के साथ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप अपने लिए एक बार तालियां बजाओ भैया। आप सबके लिए बहुत बधाई, साधुवाद, और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए चौथा हमारा जो अभिनय का प्रकार है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सब पीछे वाले बोलिए। पीछे वाले मोबाइल में बहुत व्यस्त हैं।
चौथा क्या है? सात्विक। सात्विक का मतलब होता है तम नमः सात्विकम शिवम। मतलब आप मंच पर चाहे आंगिक अभिनय करें, वाचिक अभिनय करें, आहार के द्वारा अभिनय करें, लेकिन अगर उसमें ट्रुथ नहीं है, सच्चाई नहीं है, आप बहुत अच्छा मेकअप वेकअप करके आ जाएं और बढ़िया डांस की मुद्राएं करें, बढ़िया अंग संचालन करें, लेकिन उसमें फील नहीं है, उसमें भाव नहीं है, आनंद नहीं है, तो पब्लिक को मजा नहीं आने वाला। अगर आप राधा कृष्ण या आप यशोदा और कृष्ण का वो माखन की लीला दिखा रहे हैं, लेकिन आपने सब मेकअप वेकअप भी अच्छा कर लिया, आंगिक अभिनय भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं ला पा रहे हो, तो मजा नहीं आएगा। कोई शास्त्रीय सिंगर कलाकार अगर बहुत अच्छा गा रहा है, रागों का बहुत बढ़िया ज्ञान है और बेहतरीन गा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर फील ना हो उस राग के हिसाब से, तो आप ये समझो वो हमें कर्णप्रिय नहीं लगेगा। हम सिर्फ उनकी कलाबाजियां देखेंगे। जैसे एक सर्कस में जोकर कलाबाजी दिखाता है, डमरू बजा रहा होता है, उछल कूद कर रहा होता है, उसी तरह से लगेगा जब तक आपका सात्विक अभिनय नहीं होगा। तो आप अभिनय करें, नृत्य करें, उसमें सात्विकता होना बहुत आवश्यक। तो सात्विक मतलब सत्व की निष्पत्ति। क्लियर? इसके 8 प्रकार होते हैं। ये प्रकार नोट कर लीजिए, बाद में काम आएंगे, इनको समझा दे रहा हूं। लिखिए, लिख लीजिए एक बार। स्तंभ, स्वेद, पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, वैपथु, तीसरा वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और मूर्छा। ये सुने होंगे, सुने? ये सात्विक आपका जो अपन अनुभव पढ़ रहे थे उसके भी प्रकार हैं। स्तंभ, स्वेद, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और मूर्छा। अब स्तंभ क्या होता है? पढ़े तो हैं अपन ने। स्तंभ क्या होता है? अरे वो वाले पिलर नहीं है, ये बिल्डिंगों वाले पिलर नहीं है। स्तंभ का मतलब होता है जड़वत हो जाना। अगर कोई आए एकदम और मुझसे कहे कि आपका कोई प्रिय है या मेरे पिता है या कोई है और उनकी डेथ हो गई, तो मैं एकदम शॉक हो जाऊंगा कि नहीं? जड़वत हो जाऊंगा। ऐसा स्वेद क्या है? स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेद का मतलब क्या है? पसीना किन किन परिस्थितियों में आता है? टेंशन हो, गर्मी लग रही हो, और मेहनत का काम कर रहे हो, दौड़ के आ रहे हैं, और ज्वर हो, बुखार हो, और पकड़ गए, चोरी कर रहे थे पकड़ गए, पुलिस वाले अब डंडा अप्लाई कर रहे हैं, और किन किन पसीना आता है? या कोई बहुत मेहनत का काम कर रहा है। मतलब बहुत सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के अनुसार आप अपने अभिनय में सात्विकता लाएं और स्वेद आए। मतलब आपको असली पसीना लाना है मंच के दौरान। एक तो आप परफॉर्म करते हैं वो एक परिस्थिति के अनुसार। स्तंभ, स्वेद। तीसरा क्या है? वैपथु। वैपथु का मतलब होता है कांपना। किन किन परिस्थितियों में आप कांपते हैं? नर्वसनेस हो, डर हो, ठंड लग रही हो, या आपने कोई ऐसा चोरी वोरी की है, या कुछ अन्य चीजें जिसके कारण आपको डर लग रहा हो, या कोई जंगल में चले गए, या आपको पीलिया हो गया हो, है ना, या आपका कोई बड़ा आ गया हो, टीचर आ गया हो, आपने क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए तो आप कांप रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जिनके अनुसार आप कांपे, उनको अपने अभिनय में प्रयोग करें। तो वो स्तंभ, स्वेद, वैपथु। चौथा है वैवर्ण। वैवर्ण क्या होता है? वैवर्ण का अर्थ होता है, बताइए, रंग पीला पड़ना या रंग फीका पड़ना। समझ रहे? वैवर्ण, चेहरा उतर जाना। क्या क्या परिस्थिति में आ सकता है? सेम, मन के मुताबिक काम ना हो रहा हो। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं और जो पीछे कोई बात कर रहा था और वो पूरा लेक्चर चल रहा है, पूरा प्रदर्शन उसका ऐसा चल रहा है कि मेरे को सबसे ज्यादा समझ आ रहा, और मैंने कहा चलो खड़े हो जाओ, अब बताओ आंसर। पूरा चेहरा उतर जाएगा। रंग पीला ही पड़ना है वो, या रंग फीका पड़ना है। या आप कोई चोरी कर रहे थे, या कुछ चुगलखोरी कर रहे थे, चाची की बुराई कर रहे थे तो चाची पीछे आ गई। नहीं, चाची कुछ नहीं, तो रंग फीका पड़ जाएगा आपका, है ना। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जिन पड़ जाए, वो क्या है? वैवर्ण। स्तंभ, स्वेद, वैवर्ण,
व्यापक अश्रु, अश्रु आंसू किन किन परिस्थिति में आते हैं? शोक में, दुख में, खुशी में भी आते हैं। प्याज काट रहा हो कोई तो आते हैं, या सच में दुख हो रहा हो तो आते हैं, है ना, या कोई मेहनत की हो तो भी आंसू आने लगते हैं, या वेदर कारण हो तो की प्रस्तुति करें। आप नाटक में हैं, मंच पर प्रस्तुति कर रहे हैं, वहां पे ग्लिसरीन नहीं है और आप आंसू लाए। आप देखिए अधिकांश लड़कियों के लिए रोना बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी रो लेती है, हर बात में अपनी बात मनवाने के लिए रोने लगती है। आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं, आप हंसना चालू कीजिए, हंसते हंसते आपको आंसू आने लगेंगे। देखिए दोनों विरोधाभासी हैं। अगर नाटक में एक एक्ट है, और बहुत सारे ऐसा एक्ट होता है कि हंस रहे हैं हंस रहे हैं हंस रहे हैं और फिर रोने लगते हैं हंसते हंसते। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आंसू किन किन परिस्थितियों में आ सकते हैं, उन सबको फील करके आपको परफॉर्म करना है, प्रदर्शित करना है, और आपको उस पर इतनी विशेषज्ञता हासिल करनी है कि आपने कहा आंसू तो आंसू, आपने कहा आंसू गायब तो गायब, तब हो आप अच्छे डांसर, अच्छे एक्टर। नहीं तो ऐसा नहीं है गुरुजी आज तो अच्छा किया परफॉर्म लेकिन आंसू नहीं आए। जिस समय आंसू चाहिए उस समय आंसू आना चाहिए, तभी वो नसरुद्दीन शाह बना, तभी वो इरफान खान बने, तभी वो पंकज कपूर बने, तभी वो आशुतोष राणा बने। इतने बड़े एक्टर उनके एक्टिंग से बने हैं। स्टार देखिए दो चीजें समझिए, एक होता है हीरो और एक होता है अभिनेता। हीरो उम्र के साथ बूढ़ा होता है, एक्टर उम्र के साथ जवान होता है। राजेश खन्ना बूढ़े हो गए तो हमने उनकी फिल्में देखना बंद कर दी। अमिताभ बच्चन एक्टर है, हीरो के बाद उसने अपनी एक्टिंग पे काम किया, अपने आप को बदला, इस कारण से हमने अमिताभ को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसके दौर के जितने लोग थे सबको गायब कर दिया, चाहे धर्मेंद्र ही क्यों ना हो, देवानंद साहब ही क्यों ना हो, जितेंद्र सारे हीरो है वो सब खत्म है। सलमान खान भी एक दिन बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन इरफान खान और नसरुद्दीन शाह चलेंगे। बुरा मत मानना जो सलमान खान के फैन हो, क्योंकि वो हीरो है, हीरो का एक दौर होता है, लेकिन एक्टर करेक्टर में रहता है, वो एक उसका चरित्र नहीं होता, वो बार बार चरित्रों को बदलता है। हम पान सिंह तोमर से याद रखेंगे उसको, हम गैंग ऑफ वासेपुर से याद रखेंगे उसको। तो हमारे लिए एक्टर इस तरह से काम करता है। स्तंभ, स्वेद, वैपथु, प्रलय का मतलब होता है चक्कर आना, गिर जाना। तो किन किन परिस्थिति में आ सकता है? वीकनेस में, कमजोरी में, और घबराहट में, या कोई ऐसी घटना सेम परिस्थितियों में है तो वो आ सकता है। स्तंभ, स्वेद, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग, स्वरभंग, गले का रुंधना, गले का भारी पड़ना, भारी पड़ जाना, किन किन परिस्थिति में होता है? बहुत देर से बोल रहा हूं, हो सकता है, या रोने में भी। एक कोई बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा था और रोते रोते कुछ इमोशनल सीन याद आ गया और मैं रोने लगूं, या कोई खुशी में भी, पापा मैंने टॉप किया है, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप आया हूं, पापा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां असली में नहीं होती लेकिन नाटक में रखना पड़ती है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियां। नाटक होता क्या है? जीवन का दर्शन है नाटक। जीवन में जितना कुछ आप क्रियाकलाप करते हो वही मंच पर प्रदर्शित होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी एक नाटक का स्वरूप है। क्लियर है जी? स्तंभ, श्वेत, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और मूर्छा। मूर्छा का मतलब मृत्यु का सीन दिखाना, तो मृत्यु। और ये चीजें थोड़ी सी वर्जित है नाट्यशास्त्र के हिसाब से। आलिंगन, चुंबन, मृत्यु, अश्लील ये जो दृश्य है वो नाट्यशास्त्र के हिसाब से वर्जित है। आज का जो नाटक है वो पहले का नाटक नहीं था, ध्यान रखिएगा। जो हम आज का नाटक देख रहे हैं उस नाटक के हिसाब से इस ग्रंथ की कल्पना मत कीजिए, वो नाटक अलग है। उस नाटक का प्रदर्शन रात्रि भर होता था, इस कारण से 2.5 से 3 घंटे का तो पूर्व रंग होता था, भरतवाक्य होता था, नांदी पाठ होता था। आज तो 1 घंटे में पूरा नाटक हो जाता है। अब पूर्व रंग करने बैठेंगे तो निपट जाएंगे, और पूर्व रंग के भी फिर विधान होते हैं कि 8-18 प्रकार की टेढ़े हो उस जर्जर ध्वज में। आज वो डंडे नहीं मिलेगा, आज वो ध्वज नहीं मिलेगा, तो स्वरूप बदल गया है, लेकिन वो सिद्धांत उतने ही रेलेवेंट तब थे उतने ही आज हैं, बस उनका स्वरूप बदला है। और उनको अगर आप जानोगे तो आपके लिए अभिनय करना, नृत्य करना या अन्य जो कलाएं हैं उनकी समझ बहुत आसान है। तो इस तरह से हमारा रस, भाव, नाट्यावतरण और अभिनय ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं, समाप्त होते हैं। एक बार देख लीजिए पलट के, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं 5 मिनट बाद फिर से शुरू करूंगा और बस 10 मिनट में अब समाप्त करूंगा पूर्व रंग विधान और आपका
करण एंड अंगार, वो तो मैं खैर ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्का सा सीधा हमने नाट्यावतरण पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? उसका सिंपल अर्थ है नाटक का अवतरण। मालूम है कैसे हुआ? दोहराने की जरूरत तो नहीं? ग्रेट। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? सब बोलो, फिर से। सृजनकर्ता कौन है? कितने वेदों को लेके बनाया? कौन कौन से? ऋग्वेद से क्या लिया? पाठ। सब चुप, तुम खड़ी हो जाओ। ऋग्वेद से क्या लिया? देखना नहीं है कॉपी में। क्या लिया? ऋग्वेद से क्या लिया? दिमाग कहीं और था बेटा। ऋग्वेद से क्या लिया? वेरी नाइस, इसके लिए ताली बजाओ एक बार। अच्छा, सामवेद से क्या लिया? तुमसे पूछ रहे, स्कूल ड्रेस। हाँ, सामवेद से। वेरी नाइस, ताली बजाओ बच्चे के लिए। और यजुर्वेद से? तुमसे। हाँ, अभी पहले नंबर में यजुर्वेद से। ढंग से बोलो, अभिनय, ताली बजाओ। और अथर्ववेद से? वेरी नाइस। अच्छा, ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया। चारों वेदों को मिलाकर पंचम वेद बनाया। एक मिनट, आप खड़ी हुई मैम, आप खड़ी हो बेटा। उसको दृश्य काव्य क्यों कहते हैं? नाट्य शास्त्र को दृश्य काव्य क्यों कहते हैं? उसमें सब दर्शाया जाता है। हाँ। विजुअल होता है। वेरी नाइस, ताली बजाओ एक बार। खड़े हो। विजुअल हो गया। इसके बाद नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? कल पढ़ाया मैंने, बार बार बोला है। अच्छा, कल नीचे बैठ जाओ, गलती है तुम्हारी। खड़े हो तुम। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय? 36 या 37? दोनों है। ज्यादातर विद्वान क्या कहते हैं? वेरी नाइस। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे एक आंसर दे दे तो मैं उसके लिए तालियां बजाऊंगा। 4 प्रकाशक बताए थे मैंने नाट्य शास्त्र के, बताए थे कल। वो कौन बताएगा बताओ? 4 जगह से प्रकाशित होता है नाट्य शास्त्र, पांडुलिपियों से। कल जो क्लास में था मैंने 4 बार रिपीट किया था, नोट भी करवाया था। अब आपकी बुद्धि का परिचय है, मोबाइल बुद्धि है या आपकी? खड़े हो। कोई बात नहीं, प्रयास करो। एशियाटिक सोसाइटी, बहुत बढ़िया। चौखंबा, गायकवाड़, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता, गायकवाड़ सीरीज बड़ौदा, चौखंबा संस्कृत संस्थान काशी। एक और बचा है, निर्णय सागर। कहाँ का? बहुत अच्छे, निर्णय सागर प्रेस। बच्चे के लिए ताली बजाओ। वेरी नाइस। नाट्यशास्त्र 36-37 अध्याय, 4 उनके वो प्रकाशक, 4। और कौन से युग में नाट्यशास्त्र की महत्वता महसूस हुई? बहुत अच्छे, तुम खड़ी हो। कल थी बेटा, कल थी आप? कल नहीं। कल कौन था? पीछे में से कौन था? खड़े हो। 4 युगों के नाम बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए। सतयुग के बाद कलयुग, पहला कौन सा? हाँ, क्रम बोलो, क्रम से, बाकी मत बताओ। अच्छा, आप मत बताइए। सतयुग, द्वियुग नहीं है, द्वापर युग, और चौथा, ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। शक्तिमान की, शक्तिमान देखा है? शक्तिमान में बाद में समझाता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये वही हैं। ये याद रखोगे तो आप पेपर में कुछ नहीं आएगा तो बना के भी लिख पाओगे। लेकिन नाट्यशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें बना बनू नहीं पाओगे, या तो नंबर 0 या नंबर 0। तो ध्यान रखना ये चीजों का। बहरहाल इसके बाद नाट्यशास्त्र लिखा गया, इसमें 11 चीजें हैं, चाहे 36 अध्याय में हो चाहे 37 में, जिनको हम 11 नाट्य संग्रह बोलते हैं। कौन बताएगा पहली वाली रो में 11 नाट्य संग्रह के नाम? अभी तक तो हम पढ़ा रहे थे, तब तक तो सो रहे थे, अब हमने पूछना चालू किया है। बताइए, कौन बताएगा सभी बच्चों में से? होनहार विद्वान के होत चीखने पार। बताइए, 11 है नाट्य संग्रह के नाम।
बिना कॉपी में देखे सबकी कॉपियां खुल गई। बहुत अच्छे। प्रयास करो। हाँ, धर्म, भाव, प्रवृत्ति, वृत्ति, अभिनय, गान, रंगमंडल, रंगमंडप। रंगमंडप। हाँ, बहुत अच्छे। फिर भी एक बार ताली बजाइए, बहुत अच्छा प्रयास है। रस, रस, भाव, अभिनय, मेरे साथ बोलिए। रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतोद, गान, रंगमंडप, स्वर और सिद्धि। अब देखो 1 मिनट में 30 सेकंड 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, इनका अर्थ समझाई दे रहा हूं। रस, रगड़ना, मथना, निचोड़ना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भाव मिला तो क्या बनेगा? रस। भाव, भाव क्या होता? मन का विकार। विकार। रस, भाव। अभिनय क्या? संचार, कम्युनिकेशन। रस, भाव, अभिनय। धर्मी, धर्मा इति धार्यते, जो व्यक्ति धारण करता है, स्वभाव होता है उसका, वो धर्म है। नाटक का धर्म। धर्मी मतलब नाटक का धर्म। रस, भाव, अभिनय, धर्मी। वृत्ति, वृत्ति और नाट्य मात्र। वृत्ति नाटक की माता। वृत्ति नाटक की, वृत्ति के कारण नाटक होगा, ध्यान रखिएगा। रस का मतलब, रस का मतलब रगड़ना, मथना, निचोड़ना। भाव, मनोविकार। अभिनय, संचार, कम्युनिकेशन। रस, भाव, अभिनय। धर्मी, नाटक का रस, भाव, नाटक का धर्म, नाटक का धर्म। रस, भाव, अभिनय, धर्मी। वृत्ति, माता। वृत्ति नाटक की माता। रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होता है? नहीं पता? आपने नाटक देखा और नाटक देख के ये मालूम चले कि नाटक कहां का है। सिर्फ सरल, इससे सरल परिभाषा कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। चैलेंज कर रहा हूं। ये सब नाट्यशास्त्र पढ़ने के बाद, किताबें करने के बाद, माता पिता गुरुजनों के आने के बाद मैंने समझने का प्रयास किया। प्रवृत्ति मतलब आपने नाटक देखा और आपने कहा कि ये नाटक बंगाल से है, ये नाटक पंजाब से है, ये नाटक महाराष्ट्र से है। ये नाटक की प्रवृत्ति होता है। और ये पता कैसे चलता है? कॉस्ट्यूम, वेरी नाइस। दूसरा, लैंग्वेज, वेरी नाइस। तीसरा, मेकअप। अरे साड़ी के पल्लू से पता लग जाता है कहाँ की लड़की है। आगे पल्लू है, पीछे पल्लू है, घूंघट वाला पल्लू है, एक ही साड़ी है, लेकिन उसके पहनावे से मालूम चल जाता है कि स्त्री कहाँ से है। गुजरात से है, बंगाल से है, कर्नाटका से है, या महाराष्ट्र ने धोती नुमा पहन रखा है। क्लियर है? तो कॉस्ट्यूम ये निर्धारित करती है डायलॉग। बंगाली आदमी बंगाली बोलेगा, आमी भालो कि मनाचे ना, आमी भालो आचे। महाराष्ट्र का आदमी कुछ और बोलेगा। पंजाब का, अरे की करियासी में कौन लबरियासी, पूरा वहां पंजाब चला जाएगा। तो कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, अलंकार, ये सब डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति कहाँ का है। प्रवृत्ति का मतलब क्या है? नाटक किस प्रांत से है। क्लियर? रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति। आतोद, आतोद का मतलब क्या होता है? आतोद का मतलब होता है तोदन करना, मतलब रगड़ना, मारना, पीटना। जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वाद्य यंत्र आते हैं, वो आतोद के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगर आप ढोलक को कहो कि नहीं मैं तो प्यार से करूंगा, ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो बजेगी क्या? नहीं बजेगी ना। तबले को आप कहो नहीं ये तो मैं प्यार से करूंगा सर, ये नहीं बजेगी, तो आवाज आएगी क्या? गमक आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इनको रगड़ना, पीटना और मारना होता है, तब जाके ही वो वाद्य निकलेगा। तो इनका नाम क्या है? आतोद। देखिए, रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतोद, गान। अब देखिए बहुत सरल शब्दों में, इससे बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा, गारंटी से बता रहा हूं। ध्यान से सुन लो, फिर पछताओगे। गान का मतलब सिंपल है, मैंने आपको समझाया था। धम धम धड़म धड़ैया रे, सिंपल लड़ैया रे, वो बताया था क्या है? एक्टर की एंट्री एग्जिट को प्रभावी बनाने के लिए जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक देते हो, वो दरबार गान है या गान है। ऐसे सरल शब्द नहीं है। मतलब आप एक्टर ला रहे हो और एक्टर की प्रभावी बनाना है, तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक देते हो। जितना बैकग्राउंड स्कोर है, AR रहमान करें, अन्नू कपूर करें, या क्या नाम था, अन्नू मलिक करें, वो सब ध्रुवा गान है, गान है। क्लियर है? उसको गान भी बोलते हैं, ध्रुवा गान भी बोलते हैं। देखिए, रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतोद, गान, स्वर। स्वर पूरा सारे गामा पा धा नी। संस्कृत नाम षडज, ऋषभ, मध्यम, दैवत, पंचम, निषाद। और उसके बाद उनके स्वर, सा कहां से आया, रे कहां से आया, धा कहां से आया। ध्वनि ब्रह्मांड में जितनी है उन सब का इस्तेमाल वो स्वर है। आप चाहे साउंड में करते हो, चाहे आप अपने डायलॉग्स में करते हो या भाषा में करते हो। क्लियर है? रस,
भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतोद, गान, स्वर, रंगमंडप। रंगमंडप कौन से? विश्वकर्मा वाले। क्या? ऑडिटोरियम। कितने प्रकार? 3। कौन कौन से? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर। वेरी नाइस, क्या बात है, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। और लास्ट, अंतिम 11वां, जिसका नाम है सिद्धि। सिद्धि क्या होता है? बताऊं सरल में? ध्यान से सुनोगे। नाटक आपने देखा और नाटक आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, वही सिद्धि है। नाटक या नृत्य की प्रस्तुति के बाद ऑडियंस का रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सिद्धि। इससे सरल कुछ नहीं। अब आपके नाटक में जितनी 11 चीजें सब खत्म हो गई। रस, अब मैं बोलूंगा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। रस, जल्दी बोलिए। बहुत अच्छे। भाव, बहुत अच्छे, ये मनोविकार, वेरी नाइस। अभिनय, वेरी नाइस, रस भाव अभिनय। धर्मी, नाटक का, वेरी नाइस, रस भाव अभिनय धर्मी। वृत्ति, नाटक की माता। या एक और चीज इसमें ऐड कर लो, नाटक देखा और ये कहा कि नाटक में क्या चीज की प्रधानता है, मतलब आंगिक अभिनय प्रधान है, वाचिक प्रधान है, कॉस्ट्यूम ज्यादा, मतलब एक्टर कुछ कर नहीं रहे थे, बस कॉस्ट्यूम पहने खड़े थे, है ना। तो नाटक की किस चीज की प्रधानता है। और चौथा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या है? किस प्रांत का है। वेरी नाइस, रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति। आतोद, इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? तत्, घन, अवनद और सुषिर। तत् मतलब तार, सितार, गिटार, वो आपका वो एक और क्लासिकल छन्नूलाल मिश्रा जी जो लेते हैं, क्या है उसको, क्या है गुरु जी? नहीं, सरो, रंगमंडल, स्वर मंडल। तो तत् मतलब तार, विंड, तार वाले इंस्ट्रूमेंट। घन, घन मतलब मेटल, झीका, मजीरा, तिमका, ये सब घन मेटल वाले इंस्ट्रूमेंट। तत्, घन। अवनद, चमड़ा, चमड़े से जितने वाद्य यंत्र बने हैं, ढोलक है, पखावज है, मृदंग है, ढोल है, ये सब तत्, घन, अवनद। और चौथा सुशिर, हवा, विंड इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई। क्लियर? तो रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति आतोद गान। गान क्या बताया मैंने? बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या बात है, आप लोग तो मतलब आए हाय ऐसे इंटेलिजेंट, ताली बजाओ अपने लिए। रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति आतोद गान रंगमंडप, तो मालूम है। एंड देन स्वर, सारे गामा पाधानी। एंड देन सिद्धि, सिद्धि क्या है? एक और चीज, नाटक की सफलता। नाटक आपने देखा, अच्छा लगा, मजा आ गया तो कहो वेरी नाइस, और नाटक बुरा लगा तो कहो 2 कौड़ी का नाटक। और एक और नाटक आपने देखा या नृत्य देखा और आप बोलने लायक ही नहीं रहे, कहे कि मेरे बोल ही ना पाए, स्तब्ध हो जाए, मतलब नाटक की सफलता। यही है नाट्य शास्त्र में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब तो डरा रखा है, समझ गए? आज आपका नाट्य शास्त्र में यही कुछ है, चैप्टर क्लोज है। अब हमारे जो आपके थ्योरी पेपर में है वो मैं जरूर और करा दूं, पूर्व रंग विधान। हेडिंग डालिए पूर्व रंग विधान। अब ये थोड़ा नोट कराऊंगा तो इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज। पूर्व रंग विधान, देखिए आज जो नाटक होता है, पहले ऐसा नाटक नहीं होता था। बच्चियों बातें मत कीजिए, पूर्व रंग विधान मतलब टक। देखिए, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो कि नहीं? जोर से बोलो। अब सुन रहे हो। पूर्व रंग, रंग का मतलब होता है रंगमंच। देखिए रंग के बहुत प्रकार है। रंग का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब कलर। रंगभूमि, जहां पे नाटक मंचित हो रहा है या कोई क्रियाकलाप होता है वो रंगभूमि। रणभूमि को भी रंगभूमि कहते हैं। इतने सारे प्रकार है, वो सब रंग है। क्लियर? रंग विधान क्या बता रहा हूं? पूर्व रंग मतलब रंगमंच जो है, रंगमंच मतलब नाटक, नाटक करने के पूर्व क्या विधान। शब्द से स्पष्ट है, ज्यादा कठिनाई में मत जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं? पूर्व रंग, नाटक के पूर्व का विधान। तो नाटक के पूर्व क्या होगा? अरे भैया, आप नाटक करो या नृत्य करो, उससे पहले अपन ऐसा कुछ करें जिससे अपना नाटक और नृत्य निर्विघ्न अच्छा हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब डांस कर रही बच्ची और उसका झुमका गिर गया और उसके पैर में लग गया, तो बाधा उत्पन्न हो गई कि नहीं? एक्टर एक्टिंग कर रहा है और ऊपर से लाइट गिर गई, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं?
एक्टर ने अपनी कॉस्ट्यूम पीछे रख दी विंग्स में और वो उठा के पहन के आएगा, उसमें चीटियां चीटियां थी, अब राजा ऐसे ऐसे कर रहा है, चलेगा कि नहीं? ये सब विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। अपन गॉड से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब जो नाटक कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए, बिना बाधा विघ्न के ये नाटक हमारा समाप्त हो। उसको हम कहते हैं पूर्व रंग। ये है बात, समझ गए? पूर्व रंग विधान का अभिप्राय नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, उसमें सब आ जाता है। चाहे आप गणेश जी की स्तुति करो, चाहे आप नटराज शिव की स्तुति करो, चाहे आप ब्रह्मा जी की स्तुति करो, या किसी देवी रीजनल जो देवता है उनकी स्तुति करो। जैसे अमूमन हम कहते हैं जय गणपति वंदन गणनायक, जय गौरी नंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। ये हो गया। ओ नट देवता वर दो शक्ति दो, हम हैं चारों वेद आराधक, ये हम नटराज की स्तुति कर रहे हैं। या हे शुभ वदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे, रंग जमा दे संग जमा दे, सकल कला का ज्ञान तुझे, हे शुभ वदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। छंद लगे हैं नाद सुरों के, छंद लगे हैं नाद सुरों के, वाद वृंद सब गूंज रहे हैं, झूम रहे हैं सब रंग कर्मी एक्टर, झूम रहे हैं सब रंग कर्मी, अर्पित तेरा ज्ञान तुझे। जो कुछ आपने ज्ञान दिया वो आपको ही समर्पित है प्रभु। अब हम नाटक कर रहे हैं, प्लीज हम पे कृपा रखो। करते कि नहीं करते? गणेश जी की पूजा करते। ये है पूर्व रंग। आज शॉर्ट हो गया। पहले पूर्व रंग विधान का बहुत बड़ा क्रम होता था, उसके 19 प्रकार। आज पूर्व रंग 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का हो गया। एक गीत गाओ, सब एक्टर आ गए, हाथ जोड़े खड़े हैं, लाइन ब्लॉकिंग खड़ी है और प्रार्थना की और चले। इसको भी हम पूर्व रंग कह सकते हैं, बट दिस इज आधुनिक पूर्व रंग। लेकिन चूंकि अपन बैचलर और मास्टर्स के बच्चे हैं तो अपन को पूर्व रंग विधान इतने में तो काम चलेगा नहीं। कहेंगे सर आजकल तो पूर्व रंग गीत गा दो हो जाता है, तो उतने हिसाब से नंबर दे देंगे 3 नंबर। तो इसलिए अपन को थोड़ा पूर्व रंग समझना पड़ेगा कि पूर्व रंग के पूर्व में जो है वो प्रकार कितने थे। सरल भाषा का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ध्यान रखिए कुछ नोट कर लीजिए, लेकिन बाद में भूल जाओगे। पूर्व रंग के नाट्य शास्त्र में 19 प्रकार। कितने प्रकार है? तबीयत ठीक नहीं? अच्छा ठीक है। पूर्व रंग के 19 प्रकार है। नोट कर लीजिए अब ये चीज। रंग पीठ और पर्दा जो होता है उसके पहले के 9 और पर्दे के बाद 10। क्लियर? इस बात को आप लिख लीजिए। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले पर्दे के पीछे नाम सुनिए। प्रत्याहार, अवतरण, आरंभ, आश्रावणा, वक्त्रपाणी, परिघटना, संघोटना, मार्गसरित और आसारित। अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं बार बार। आपको जैसे आहार अभिनय में आपने क्या लिखा? क्या आहार अभिनय के कितने प्रकार है बताइए? 4 है आहार अभिनय के। कौन कौन से? प्रॉपर्टी, पुष्ट अलंकार। ऐसे ही करना है अपन को, टेंशन क्यों ले रहे? आप संस्कृत का नाम लेके नहीं आएंगे, आपके नाम नहीं कटेंगे। जो कर लेगा उसके आप यही समझिएगा वो टॉप करेगा, जो नहीं करेगा उसको नंबर मिलेंगे। तो आप समझ लो क्या है। देखिए सबसे पहले पर्दे के पीछे व्यक्ति क्या करता है, आर्टिस्ट क्या रखते हैं? वाद्य यंत्रों को विधिवत स्थापित करना। अब भैया सबसे पहले एक्टर आएगा, एक्टर तो बहुत बाद में आएगा, डांसर भी बहुत बाद में आएंगे। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट वाले आएंगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट वाले को क्या करेंगे? सबसे पहले वाद्य यंत्रों को ठीक ठाक है कि नहीं? खान साहब अपने यही करेंगे, सब खान साहब ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद वाद्य यंत्रों को ठीक करने के बाद गायक गायिका का प्रवेश, गायक गायिका अवतरण, मतलब गायक गायिका।
इंस्ट्रूमेंट वाले बैठ गए तो गाय। अमूमन क्या होता है जब म्यूजिक कंसर्न होता है तो पहले इंस्ट्रूमेंट वाले आ जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, संगीत कलाकार के रूप में है, लेकिन जब वो सोलो वादन करते हैं तो उनकी अपनी एक स्थापित है, लेकिन उस समय वो संगत कर रहे हैं तो स्वाभाविक वो पहले आएंगे। तो पहले आने के बाद फिर म्यूजिक जो मेन गायक है वो आएगा। तो ध्यान रखिए, पहले वाद्य यंत्र वालों का प्रवेश और वो इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना। दूसरा, गायक गायिकाओं का प्रवेश। तीसरा, गीत गाने की प्रक्रिया का आरंभ। अब उन्होंने गीत गाना शुरू किया, जो मैं गा रहा था, पूर्व रंग के कुछ भी गीत हो सकते हैं। फिर चौथा, वाद्य यंत्रों में एक रूपता लाना, समान बिल्कुल लेवल पे, मतलब बज रहा है साथ साथ, एक रूप चल रहा है। फिर इसके बाद वादक द्वारा वाद्य यंत्रों का स्वर साधन, वाद्य यंत्र जो है उनका स्वर साधन वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं साथ। इसके बाद साथ में ही वीणा आदि तंत्रीवाद जो है उनको ठीक ठाक रखना, उनकी प्रस्तुति करना। इसके बाद हाथों से वाद्यों पर प्रहार और संगत करना, मतलब हाथों से उसको ठीक कर रहे हैं और संगत कर रहे हैं। फिर विभिन्न वाद्यों का एक साथ वाद्यों का प्रयोग हो रहा है। फिर कला और पाठ का अनुसंधान, मतलब जो परफॉर्मेंस चल रहे हैं उसको एक साथ उन्होंने प्रदर्शित किया। इसके बाद यह है पर्दे के पीछे। अभी प्रस्तुति नहीं हुई, रियाज चल रहा है, ट्यूनिंग चल रही है, समझ नहीं रहे हो, ट्यूनिंग चल रही है, समझ रहे हो, मतलब परफॉर्मेंस से पहले जो म्यूजिशियन जितने करते हैं वो सब ट्यूनिंग है, तो ट्यूनिंग हो रही है गीतकार की, इंस्ट्रूमेंट वाले की, वाद्य यंत्रों की, उनके ठीक ढंग की, स्वर में मिला लिए, स्केल ठीक कर लिया, हारमोनियम का सुर ले लेते अपन आधुनिक समय में, वो सब इसमें चल रहा है। अब देन यवनिका या पर्दे के बाहर किया जाने वाला पूर्व रंग, जिसके 10 चरण है। कौन कौन? पहला गीतक, उत्थापन, परिवर्तन, नांदी, शुष्कावट, रंग द्वार, चारी, महाचारी, त्रिगत और प्ररोचना। अब डरो मत, फिर से समझ लेते हैं। देवताओं के लिए गीत प्रयोग, कीर्तन आए और गीत आदि प्रयोग किया। दूसरा, नांदी पाठकों द्वारा प्रयोग, उत्थापन, नांदी गीत होता है, एक नांदी गीत भी होता है, उसको अपन नांदी गीत कहते हैं, मतलब उसकी प्रस्तुति दी। तीसरा, सूत्रधार द्वारा बार बार घूमकर इंद्र की वंदना। समझ रहे मेरी बात? पहले देवताओं के लिए गीत, आजकल वाला हिसाब नहीं है, मतलब आप समझिए रात भर नाटक चल रहा है 8, 9, 10 घंटे का, तो 8, 9, 10 घंटे में अगर एक नाटक की कहानी डायरेक्ट शुरू कर देंगे तो नाटक तो आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। तो पूर्व रंग विधान ही 3, 4, 5 घंटे का चल रहा है, 2.5, 3, 4, 5 घंटे का पूर्व रंग ही हो रहा है। सबसे पहले आएंगे, वैसे तो अपन लोग इनको गिनते ही नहीं है, लेकिन क्या है, उठाया, इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसमें तबला ठीक किया, हारमोनियम की स्केल ली, फिर ये किया, फिर उतर गया, फिर उसको चढ़ाया थोड़ा सा, ये सब इसका क्रम है। फिर गायक आया, गायक ने अपने स्वर ठीक किए, उनके साथ मिलाया, फिर एक हो गई, साथ में बना लिया, ट्यूनिंग कर ली। ये सब पर्दे के पीछे 9 चरण। अब पर्दे के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, देवताओं के लिए गीत गाया, इतना ही लिख लेना, देवताओं के लिए गीत। दूसरा, नांदी पाठ, नांदी पाठ को नांदी पाठ रखो, नांदी एक प्रकार है, तो नांदी गीत प्रस्तुत किया। तीसरा, सूत्रधार जो है, नरेटर जो है, जो सूत्रधार समझते हो क्या होता है? सही पॉइंट लिया आपने। सूत्रधार समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते, अपन को यही नहीं पता, सलमान खान के बारे में नहीं पता। मीडिएटर नहीं, एंकर अनाउंसर में बहुत अंतर है। सूत्रधार इज सलमान खान, बिग बॉस का सलमान खान। देखिए, बिग बॉस का सलमान खान आई समझ में? हाँ, वो सूत्रधार का मतलब होता है सूत्र और धार। सूत्र का मतलब धागा, पूरे नाटक को, पूरे कहानी को, पूरे प्रदर्शन को एक सूत्र में बनाया। आज का नाटक ऐसा नहीं होता, नाटक शुरू होगा चल गया। सूत्रधार प्रकांड व्यक्ति होता है, पंडित, ज्ञानवान, सारी कलाओं का, सारे